नमस्कार, मनीषा पंड्या आपका स्वागत करती हूँ। आज की जो चर्चा है वो होने वाली है स्टॉक मार्केट को लेके। क्योंकि शेयर बाजार ये सबका एक पसंदीदा सब्जेक्ट होता है, लेकिन उसमें कई लोगों को नॉलेज नहीं होती, या फिर जो नॉलेज होती है वो उतनी कंप्लीट नहीं होती, जिनकी वजह से कई बार उनको काफी नुकसान भी भुगतना पड़ता है। तो हाल ही में आए नए रूल्स जो है वो क्या है, वो कैसे काम करने वाले हैं, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। और आज हमारे साथ दिग्गज जुड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ जो दिग्गज आज जुड़ रहे हैं वो सालों से मार्केट को कवर कर रहे हैं, जान रहे हैं, पहचान रहे हैं और एनालिसिस कर रहे हैं। वो है सीनियर जर्नलिस्ट जयेश चितलिया। जयेश जी, स्वागत है आपका। थैंक यू निशा जी। यस। जैसे मैंने कहा कि हाल ही में हमने देखा, सेबी की जो रिपोर्ट आई उसमें लिखा था कि 93% लोग जो हैं, जो रिटेल ट्रेडर्स जो हैं, वो नुकसान भुगत रहे हैं। और वो भी खास करके जो डेली एक्सपायरी होती है उसमें ज्यादातर नुकसान होता है। तो अच्छी बात है कि सेबी एक नए रूल लेके आई है, और उस रूल में भी बहुत सारे पेज कहीं पे फंसते दिख रहे हैं। लेकिन आज हम आपसे जानना चाहेंगे, जो नए रूल सेबी ने बनाए हैं उनसे क्या नए ट्रेडर्स को नुकसान कम होगा? देखो, नुकसान कम होगा कि ज्यादा होगा ये तो समय बताएगा, और ट्रेडर्स की जो ट्रेडिंग पैटर्न है वो बताएगी। मगर सेबी ने वो बोलते हैं ना हम, लेटर इज बेटर देन नेवर। इट सेज कि देर आए दुरुस्त आए, मगर आए। सेबी ने ये जो कदम उठाया है एफ एंड ओ सेगमेंट के लिए, क्योंकि सेबी की खुद की स्टडी ये बता रही है कि 93 मोर देन 90% ट्रेडर्स आर लूजिंग मनी। अगर आप मार्केट में आते हो कमाने के लिए, उसके बदले आप नुकसान पे नुकसान ही करते जाओ, तो वो खुद के लिए, ट्रेडर्स के लिए, ओवरऑल मार्केट के लिए और ओवरऑल इकोनॉमी के लिए, और इन जनरल जो ट्रस्ट होता है मार्केट में, वो ट्रस्ट के लिए अच्छी बात नहीं है। तो सेबी ने बहुत ही सॉलिड कदम, भले देरी से उठाया मगर स्टडी करके ये उठाया है। इसकी वजह से क्या होगा, जो छोटे ट्रेडर है जिनकी खुद की इनकम कम है, फिर भी एक स्पेक्युलेटिव मोटिव से वो लोग मार्केट में आते हैं। उनका मोटिव स्पेक्युलेटिव होता है, उनको जल्दबाजी में पैसा कमाना होता है, उनको आसान तरीके से लगता है कि मैं पैसा कमा सकता हूं। ये माइंडसेट रख के जो आते हैं वो अभी कम होंगे। किस लिए कम होंगे? क्योंकि सेबी ने अभी जो नए रूल्स लागू होने वाले हैं, मेरे ख्याल से नवंबर थर्ड वीक में ये लागू होने वाले हैं। अगर मैं डेट गलती नहीं कर रहा हूं तो 20 नवंबर डेट है जब भी इसका इफेक्ट चालू होगा। सेबी ने काफी कंसल्टेशन करके ये स्टेप्स लिए हैं। इसमें सेबी ने छोटे निवेशकों को दूर रखने के लिए कॉन्ट्रैक्ट की साइज बढ़ा दी है। वो कॉन्ट्रैक्ट की साइज अभी 15 लाख और उससे ज्यादा हो गई है। जो हम्म। पहले 2 लाख या मार्केट लोड के हिसाब से होती थी मिनिमम साइज, तो स्टार्टिंग से ही जब भी एफ एंड ओ इंट्रोड्यूस हुआ तब से मिनिमम साइज 2 लाख के कॉन्ट्रैक्ट की थी। क्योंकि 2 लाख के कॉन्ट्रैक्ट में छोटे निवेशक आए नहीं, उसकी वजह से ये साइज रखी थी। अदरवाइज आप इन्वेस्टमेंट करने जाओ म्यूचुअल फंड में या इक्विटी में, तो आप 1,000 रुपया, 5,000 रुपया, 10,000 रुपया से भी कर सकते हो। मगर एफ एंड ओ एक रिस्की सेगमेंट है, उसका पर्पस हेजिंग है, जो बड़े लोगों के लिए है, रिस्क टेकर्स के लिए है। तो छोटे निवेशक दूर रहे वो स्पेकुलेशन एक्टिविटी से, इसके लिए साइज इस तरह रखी थी। मगर देखा फिर भी कि साइज 2 लाख रखने के बावजूद भी कहीं कहीं कॉन्ट्रैक्ट बड़े हो जाते हैं, क्योंकि प्राइस बड़ी हो जाती है। हम्म। स्क्रिप्ट जो होती है, फ्यूचर्स में जो शेयर स्टॉक्स है, हम्म। उसके भाव भी बढ़ जाते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट साइज के हिसाब से उसका कॉन्ट्रैक्ट भी बड़ा हो जाता है, फिर भी लोग रिस्क लेते थे। सेकंडली, फ्यूचर्स में कैपिटल ज्यादा लगानी पड़ती है और ऑप्शंस में कम, क्योंकि ऑप्शंस में आप प्रीमियम भर के सौदे कर सकते हो। वो हम्म। प्रीमियम की अमाउंट जो होती है वो लिमिटेड एक्सटेंड में होती है, ताकि ट्रेडर को क्या लगता है कि मेरा लॉस क्या है, ये प्रीमियम जो है वो मेरा लॉस है, तो मुझे ज्यादा रिस्क नहीं है। जैसे इंट्राडे में लोग स्टॉप लॉस की गेम खेलते हैं, हम्म। इस तरह हम्म। ट्रेडर को यहाँ लगता है कि यहाँ मैं प्रीमियम ही गवाऊंगा, मेरा नुकसान प्रीमियम तक ही है। मगर उसमें उनको पता नहीं चलता है कि वो कितने आगे बढ़ जाते हैं, उनकी स्पेकुलेशन कितना बढ़ जाता है। और सेबी ने स्टडी किया पूरा ये, तो देखा कि 93% लोग गंवा रहे हैं। तो ये
किसी मार्केट के लिए अच्छी बात नहीं है। हम्म इसमें शेयर बाजार का इंटरेस्ट सर्व नहीं होता है, शेयर बाजार का इंटरेस्ट बिगड़ता है। तो ये सेबी ने बहुत ही रेशनल स्टेप लिया है कि छोटे निवेशकों को दूर करने से। अभी साइज बढ़ गई, इतना ही नहीं, सेबी ने क्या बताया, एक्सचेंज वाइज एक कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, एक इंडेक्स पे एक कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। तो वो भी कम कर देने से ये फर्क पड़ेगा कि ट्रेडर इसमें चाहे तो भी ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगे, और अमाउंट की वजह से उनको सोचना पड़ेगा कि मेरा रिस्क और बढ़ेगा पहले से ही। बराबर है। हम्म तो इसकी वजह से ये, हाँ। मुझे ये बताइए, क्योंकि अब सेबी ने वो एनालिसिस किया, उनको पता चला कि इतने सारे निवेशक या फिर इतने सारे जो ट्रेडर्स हैं वो पैसा गंवा रहे हैं, तो क्या ऐसी कोई ट्रेनिंग स्ट्रेटजी, या हम्म, एक्सचेंजेस या इस हम्म, सेबी, क्या हम्म, ऐसे कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी नहीं बना सकते? ट्रेनिंग स्ट्रेटजी में बोल रही हूँ, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, क्योंकि ये जो बड़े निवेशक है वो पैसा कैसे कमा रहे हैं या फिर उनको कैसे फायदा हो रहा है, तो उनके पास इंफॉर्मेशन है, उनके पास डेटा है, उनके पास अच्छे खासे सॉफ्टवेयर हैं। तो क्या ऐसी सुविधा जो रिटेल ट्रेडर्स हैं उनको मुहैया हो सके या उनको पता चल सके, ऐसा कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं हो सकता? देखो, ट्रेडिंग सुविधा प्रोवाइड करना सेबी का काम नहीं है। बराबर, रेगुलर एज एक्सचेंज तो ले सकते हैं ये इनिशिएटिव। एक्सचेंज एक्सचेंज ले सकते हैं, सोचना पड़े। डिबेट, इट्स अ डिबेटेबल क्वेश्चन, राइट। इट्स अ डिबेटेबल क्वेश्चन, हम्म क्योंकि क्या है, आप अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हो, आप ट्रेनिंग दे सकते हो, मगर ट्रेडिंग इस तरह करो ये नहीं बता सकते। अभी मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ आम आदमी के लिए। एक एक निकलता है आदमी, उसको बोरीवली से कांदीवली बाय रोड जाना है। जिसके पास कार है वो कार लेके जाएगा, जिसके पास साइकिल है वो साइकिल लेके जाएगा। कौन पहला पहुंचेगा पता नहीं, ऐसा भी हो कभी कभी कि ट्रैफिक में साइकिल जल्दी निकल जाए और कार अटक जाए। तो ये जो माध्यम हम्म है ना, वो हम्म बड़े लोग इसलिए ज्यादा कमा रहे हैं क्योंकि बड़े लोग की अमाउंट भी ज्यादा लगती है। बड़े लोग के पास जो बोलते हैं कि डेल्टा ट्रेडिंग, और ये बोलते हैं ये क्वांट, अभी तो क्वांट चल रहा है, हम्म हम्म अल्गोरिथम चल रहा है। ये जो बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस है, इनके पास ऑलरेडी ये फैसिलिटी है, मगर वो बड़े को उपलब्ध होती है क्योंकि उनके ट्रांजेक्शन ज्यादा होते हैं। छोटा अगर वो उपलब्ध करने जाए तो उसको वो कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। ये फैसिलिटी तो है, हम्म मगर हम्म ब्रोकर कब देगा वो फैसिलिटी छोटे को, जब वो छोटा उसको भी इतना बिजनेस देगा। देखो आज की तारीख में सिंपल इक्विटी ट्रेडिंग में भी क्या है, छोटे छोटे इन्वेस्टर को बड़ा ब्रोकर लेता ही नहीं है। कौन लेता है? सब ब्रोकर या उसके जो एजेंट है, राइट, एमिसियर है, जो भी है उसके, वो लेते हैं। हम्म क्यों? उनको बड़े क्लाइंट नहीं मिलने वाले हैं। वो छोटे को सर्व कौन करेगा, क्योंकि वहां पे ब्रोकरेज क्या मिलेगी, उनकी इनकम क्या होगी। तो आज जो इनकम बढ़ाने के लिए जो माध्यम हुआ है वो ऑनलाइन ट्रेडिंग हुआ है। तो बड़े बड़े ऑनलाइन ब्रोकर है, वो छोटे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि उनको ज्यादा करना नहीं है, उनको तो ट्रेडिंग फैसिलिटी दे दी मोबाइल पे। हाँ? हम्म तो वो लोग टिक करते रहे, लिया बेचा, और वो जीरो ब्रोकरेज में भी ऑफर करते हैं क्योंकि फायदा तो उनको होता ही है हम्म अल्टीमेटली। तो ये फैसिलिटी तो ऑलरेडी है, मगर कितने लोग देने चाहेंगे छोटे लोगों को, छोटे इन्वेस्टर को, ये मेरे ध्यान में बैठता नहीं है कि नहीं देगा, क्योंकि वो कभी ब्रोकर भी एक अल्टीमेटली बिजनेसमैन है। चाहे वो छोटा ब्रोकर हो बड़ा, वो कितना कमाता है, किसके पास से उसको ज्यादा कमाने को मिलता है उसको ही वो ज्यादा सर्विस देगा। ये कॉमन कॉमन थिंग है। बराबर है। आप रेस्टोरेंट में जाओगे तो जितनी बड़ी रेस्टोरेंट होगी उतने मेनू बड़े होंगे, उतने सर्विंग अच्छा होगा, क्वालिटी अच्छी होगी, और सब अच्छा होगा तो सामने पेमेंट भी इस तरह होगा। तो ये डिफरेंस जो है, इनकम डिफरेंस और एक्सपेंस डिफरेंस, ये तो रहने ही वाला है। इन्वेस्टर के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि मैं ट्रेडिंग करूं तो मेरे पास नॉलेज अच्छी तरह हो। मैं सब लोग कमाते हैं इसलिए मैं लग जाऊं, या मैं ये फैसिलिटी मुझे मिल जाए इसलिए मैं लग जाऊं, इसके लिए नहीं है। यहाँ पे पैसा ही पैसा ज्यादा खींचता है पैसे को। देखो क्यों वेल्थ क्रिएशन ज्यादा, क्यों वेल्दी लोग क्रिएट करते हैं, क्योंकि वो पैसा ज्यादा लगाते हैं, तो उनकी इनकम ऑटोमेटिकली बढ़ने वाली है। अच्छा, उनकी रिस्क कैपेसिटी ज्यादा है, उनकी लॉस बेरिंग कैपेसिटी ज्यादा है, तो अगर वो लॉस भी कर देते हैं तो वो लोग नादार नहीं हो जाते हैं, वो लोग डिफॉल्ट में नहीं जाते हैं। उनके पास ऐसा है, वो यहाँ
उसने नुकसान किया तो वहां वो कमा भी लेंगे। ये डिफरेंस समझना है। छोटे को, इन्वेस्टर को अपनी औकात में रहना है, बड़े को अपनी औकात में रहना है। ये ये रेशनैलिटी हर इन्वेस्टर को अपने दिमाग में डेवलप करनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो है कि आज के यंगस्टर्स और आज के नए 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 इन्वेस्टर जिन्होंने इस पॉइंट टू बी नोटेड, ये रिपीटेड बताते हैं लोग, फिर भी ये नोट करना बहुत जरूरी है कि उन्होंने मंदी की साइकिल देखी ही नहीं है। अब इसी में मैं आना चाहूंगी, क्योंकि जो नए निवेशक है या नए ट्रेडर्स हैं जो मार्केट में अभी हमें दिख रहे हैं, वो ज्यादातर इन्वॉल्व हुए हैं आफ्टर कोविड या फिर ड्यूरिंग कोविड। क्योंकि ड्यूरिंग कोविड ये एक उतना समय मिल गया लोगों को कि भाई पैसे यहाँ पे कमा जा सकते हैं, और बहुत सारे हमने देखे भी लोग उसमें ज्यादातर एंट्री ले लिए हैं। लेकिन उन्होंने 2008 नहीं देखा, उसके उनके पहले की मार्केट नहीं देखी है। तो उनके लिए तेजी ही एक अभी सामने दिख रहा है या उन्होंने देखा है। क्या बड़ा फॉल भी मार्केट आ सकता है? क्या लोगों को उसके लिए भी प्रिपेयर करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो समझाने वाले हैं या मार्केट प्लेयर्स हैं या फिर एक्सचेंजेस हैं उनकी है? यस, ऑफ कोर्स, एक्सचेंज की ज्यादा जिम्मेदारी है, सेबी की ज्यादा जिम्मेदारी है, बीइंग ए रेगुलेटर। फाइनेंस मिनिस्ट्री भी बीच बीच में क्वेश्चन कर सकते हैं, वो उनकी ड्यूटी है। वो मार्केट को वो लोग प्रिडिक्ट न करें, ये सही बात है, उनको करना भी नहीं चाहिए और उनका रोल भी नहीं है। मगर वो क्वेश्चन तो बार बार कर सकते हैं, क्योंकि इतना सारा इन्वेस्टर एजुकेशन, इन्वेस्टर कैंपेन, इन्वेस्टर अवेयरनेस सेमिनार पूरे देश में अलग अलग भाषा में 20 साल से चल रहा है। हम्म। शायद ज्यादा, शायद ज्यादा, और अभी अभी तो और बढ़ने लगा है। बराबर है। इसमें क्या है, कॉमन भाषा में बोले तो डॉक्टर के साथ जिनके पास डॉक्टर की डिग्री नहीं है ना, ऐसे लोग भी घुस गए हैं। तो वो क्या है, वो अपने इंटरेस्ट में एडवाइस देते हैं, और वो इस तरह एडवाइस देते हैं कि जिनके पास पूरी बुद्धि क्षमता नहीं है, जानकारी नहीं है, समझ नहीं है, स्मार्ट इन्वेस्टर नहीं है, इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर नहीं है, सिर्फ उसके पास पैसा है और उसको लगाना है। देखो आज की तारीख में लोग बात करते हैं ना, कॉमन लोग, चाहे वो पैसादार हो, मिडिल क्लास हो, हायर मिडिल क्लास हो, वो ऐसा ही पूछते हैं, अरे पैसा बहुत पड़ा है मेरे पास, मगर लगाऊं कहाँ ये सूझ नहीं रहा है, मुझे जरा आइडिया दो ना, कौन सी स्क्रिप्ट लेके रख लूं मैं। तो उनको क्या है, उनको सिर्फ रेडीमेड जानना है। अभी किसी को टेलरिंग में नहीं जाना है, रेडीमेड पैंट शर्ट सब कुछ मिलता है, रेडीमेड ड्रेस, एवरीथिंग इज रेडीमेड। तो उनको एडवाइस भी रेडीमेड चाहिए कि मुझे बंदा स्क्रिप्ट बता दो, क्या लेके रखूं, मुझे कुछ मतलब जानना खुद नहीं को है। एजुकेट करना जरूरी है। कहीं पे भी निवेश करने से जरूर। पहले थोड़ा एजुकेशन में पैसा लगाएं, समझने में पैसा लगाएं, तो शायद आपको जो लॉस हो रहा है हाँ, वो शायद प्रॉफिट में या कन्वर्ट हो सके, या फिर कम नुकसान हो और आगे आपको अच्छी एक कह सकते हैं ना, आगे जाने के लिए एक अच्छा पाथ मिले। लेकिन एजुकेशन इज मस्ट जब मार्केट या में आप आ रहे हैं, एंड ये जब रिसर्च। ये जब एजुकेशन की बात होती है ना, तो लोगों ये लोग है ना, जो कॉमन इन्वेस्टर, छोटे मध्यम कक्षा के इन्वेस्टर, ये सोचते हैं एजुकेशन यानी कोई साइंस है, हम्म एजुकेशन यानी कि बहुत पढ़ना पड़ेगा, बहुत सोचना पड़ेगा। मेरे पास वक्त कहाँ है, मैं 9 से 7 o'clock तो मैं जॉब करता हूँ, मेरे पास टाइम कहाँ है, या मैं बिजनेस में हूँ तो मेरा टाइम बिजनेस में जाता है, मेरे पास टाइम क्या है ये स्टडी करने के लिए। मगर ये जो मीथ है ना, उसको मिटाना होगा। तुम हजारों लाखों रुपया अगर निवेश करते हो और तुम बोलते हो कि मेरे पास मेरे पैसे के लिए ही टाइम नहीं है, ये गलत है। सही कहा तुम आपने। बोलते हो कि मुझे मेरी बॉडी बहुत बढ़ गई है, फेट बहुत बढ़ गया है, मगर मेरे पास टाइम कहाँ है एक्सरसाइज करने का, तो तुम्हारी हेल्थ नहीं सुधरेगी। तो अगर आप वेल्थ के बारे में, वेल्थ क्रिएशन के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में ऐसा ही सोचोगे कि मेरे पास टाइम कहाँ है, तो तुम्हारी वेल्थ में सुधार नहीं होगा। ये तुम वेल्थ क्रिएशन के बदले वेल्थ डिस्ट्रक्शन की तरफ ज्यादा जाओगे। जो सेबी के आंकड़े बोल रहे हैं कि इतना वेल्थ डिस्ट्रक्शन हुआ है पर हम्म। पर्सन, परसेंटेज वाइज भी उन्होंने दिया है और पर्सन वाइज भी दिया है कि कितने लोग कितना नुकसान कर रहे हैं, कॉस्ट वाइज और रियल लॉस वाइज। सेबी ने ये भी बताया, एफ एंड ओ के बाद सेबी ने दूसरे रिपोर्ट में ये भी बताया है कि इंट्राडे में 70% से ज्यादा लोग नुकसान कर रहे हैं। चलो ये हम्म तो एफ एंड ओ नहीं है, ये तो इक्विटी है।
मगर इंट्राडे लेना बेचना अंदर बार ये बात कितने सालों से समझाई जा रही है, मगर ये बात दिमाग में इसलिए नहीं बैठती है। ये तीन मेंटालिटी, रॉन्ग मेंटालिटी इन्वेस्टर के दिमाग में घर कर गई है। वो मेंटालिटी ये है कि मुझे जल्दी कमाना है, मुझे झटपट कमाना है, मुझे शॉर्ट टाइम में कमाना है और मुझे ज्यादा कमा लेना है। हर्षद मेहता के टाइम जो भी हुआ था वो अलग क्रेज था, अभी जो है वो अलग क्रेज है। बराबर, ये दो क्रेज को भी वो लोग अगर देखेंगे ना तो भी उनको फर्क पता चलेगा कि ये फर्क क्या है। दूसरा, 10 साल से मंदी नहीं देखी है। कोविड में जो मार्केट फॉल आया, फर्स्ट कोविड में, और मार्केट उसके बाद जो मार्केट ने टर्न लिया है, तो मार्केट कभी पीछे गया ही नहीं है। करेक्शन जरूर आया है, मगर करेक्शन से ज्यादा रिकवरी हुई है। और आज 86,000 तक सेंसेक्स जाके आया। उसकी स्पीड देखो, अगर हम टेक्नोलॉजी की स्पीड देखें आज की तारीख में, तो 50 साल में टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट हुआ है, फिर 10 साल में हुआ है, फिर 5 साल में हुआ है, फिर 2 साल में हुआ है। तो स्पीड देखो तुम, तो पता लगेगा कि 2 साल में जो हुआ है ना, वो 50 साल में नहीं हुआ है, वो 10 साल में नहीं हुआ है, वो 5 साल में नहीं हुआ है, 2 साल में हुआ है। बहुत आप सही बात कही आपने, डिमेट बहुत सही अकाउंट, बात कही। नंबर ऑफ डिमेट अकाउंट देखो, तो जो डिमेट अकाउंट जब से डिमेट शुरू हुआ 94 के आसपास मेरे ख्याल से एनएसडीएल का आरंभ हुआ और सीडीएसएल का आरंभ हुआ। और जो डिमेट अकाउंट खुल रहे थे, मुझे पता है कुछ कुछ हजार में खुल रहे थे। आज एक एक दिन में लाखों खुल रहे हैं। अच्छा, उसका ज्योग्राफिकल स्प्रेड भी देखो, तो ज्योग्राफिकल स्प्रेड जो हुआ है उसमें यूपी काफी आ गया है डिमेट अकाउंट ओपनिंग में। बराबर है, तो ये खुशी की बात है। साथ में ये सोचने की बात है कि इतने डिमेट अकाउंट खुल रहे हैं, तो क्या ये सब इतने इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर हैं? सब क्या एजुकेटेड इन्वेस्टर हैं? सबके पास पैसा है, सबको कमाना है, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। मगर अगर आप ब्लाइंड खेलोगे, इस तरह ताश में ब्लाइंड खेलते हैं, तो एक बार बाजी अच्छी लग भी सकती है, मगर 9 बार बाजी बिगड़ के तुम्हारी एक बाजी को जो जीते हो, 9 बाजी तुम्हारा साफ कर सकती है। तो तुम्हारी कैपिटल इरोजन भी हो सकता है, वेल्थ क्रिएशन को छोड़ो। तो लोगों को इतना ही सोचना है कि मैं थोड़ा पेशेंस रखता हूँ, थोड़ा डिसिप्लिन रखता हूँ, मैं कमाऊंगा, वेल्थ क्रिएशन 100% होगा, मगर मुझे थोड़ा वक्त भी देना होगा और मेरा नॉलेज भी बढ़ाना होगा। जल्दबाजी क्यों है मुझे, ये अपने आप को ही सवाल पूछेंगे ना निवेशक, तो वो स्मार्ट इन्वेस्टर बनने से दूर नहीं है। और आज इंफॉर्मेशन का फ्लो काफी अवेलेबल है, उसको खाली अपने आप को डिफ्रेंशिएट करना है कि मेरे आजू बाजू जो लोग दिखते हैं इन्वेस्टर, जो इसमें कभी कभी क्या है, अपने अनुभव से हम लेसन ले सकते हैं और कभी कभी औरों के अनुभव से भी हम लेसन ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमें ही अनुभव हो। तो आज जो अनुभव हो रहा है, डेटा बोल रहा है, तो वो डेटा इटसेल्फ स्पीक्स द ट्रूथ। बराबर है। अच्छा, डेटा सेबी ने जो दिया, उसमें देख, सेबी ने बाद में ये भी डेटा दिया कि कमाया किसने। ये सवाल उठे थे, बड़े पैमाने पे ये सवाल उठे कि इतना लोगों ने नुकसान किया तो कमाया किस लोगों ने। तो सेबी के डेटा के हिसाब से किसने कमाया, एक तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर और एचएनआई इन्वेस्टर, यानी बड़े बड़े लोग ने। ये सब पैसे गए कहाँ इन्वेस्टर के, तो ये सब पैसे यहाँ गए। तो वेल्थ डिस्ट्रक्शन किसका हुआ और वेल्थ क्रिएशन किसका हुआ। अभी आपको यानी कि निवेशक को कौन से कैटेगरी में रहना है, वो उसको डिसाइड करना है। अगर उसको वो कैटेगरी में रहना है जो 7% है, 93% खो रहे हैं, तो 7% की कैटेगरी में रहने के लिए उसको एजुकेशन, नॉलेज बढ़ाना ही होगा। और ये 7% की कैटेगरी भी परमानेंट नहीं है, वो आगे पीछे बदलती रहेगी। सही कहा। लेकिन हम फिर से वापस सेबी के रूल पे आते हैं, क्योंकि सेबी ने जो आगे ऑप्शंस के, जो आपने कहा कि लॉट साइज बढ़ा दी है, हम देख रहे हैं कि ज्यादातर फ्यूचर्स और ऑप्शंस में, फ्यूचर्स में सक्सेस रेशियो ज्यादा होता है ऑप्शन के मुकाबले। ऑप्शन लेने के समय जो ट्रेडर्स एक गलती करते हैं कि महंगा वाला ऑप्शन ना लेके सस्ता वाला ऑप्शन चूज करते हैं, और इसी के चक्कर में वहीं पे उनको लॉस हो जाता है।
जबकि हम देख रहे हैं अभी लॉट साइज भी अगर चेंज हो गई है, तो क्या इससे लॉस बढ़ सकता है? जो फ्यूचर्स में ऑलरेडी हम देख रहे थे, लोग कहीं ना कहीं कमा रहे थे, वहां से उनको इनकम हो रही थी, लेकिन वहां पे लॉट साइज चेंज होते, क्या वो फ्यूचर्स छोड़ के वापस ऑप्शन में आएंगे और ऑप्शन में उनको लॉस हुआ तो क्या ये कुछ आपको नहीं लग रहा कि थोड़ी रिस्क यहाँ पे बढ़ती दिख रही है? रिस्क तो बढ़ती दिख रही है। जो लोग अभी भी ये बात को नहीं समझेंगे, जो अंडरलाइंग इंफॉर्मेशन या अंडरलाइंग समझना है ना, जो अवेयरनेस ये है कि मैं एज एन इन्वेस्टर 1 साल या 2 साल एफ एंड ओ में ट्रेडिंग करता हूँ, फ्यूचर्स में भी हम्म। करता हूँ और ऑप्शन में भी करता हूँ, बराबर है। अभी मैं कुछ पैसे इक्विटी में बीइंग ए प्योर इन्वेस्टर लगाता हूँ। अगर एक ही इन्वेस्टर अपने को 2 रोल में रखे, ये प्रयोग करने जैसा है, अगर वो लोग नहीं करते तो मैं एफ एंड ओ में, मेरे पास पैसा है, मैं एफ एंड ओ भी खेलूंगा। मुझे इतना समझ है कि मैं एफ एंड ओ में मुझे कहाँ लॉस बुक करना है या कितने तक पैसा लगाना है, पर रिस्की है। मुझे बार बार बताया गया है ये रिस्की है, लॉस हम्म। हो सकती है। और यहाँ मैं इक्विटी में जो मल्टी बेगर है, या फिर जो जिसको हम बोलते हैं ब्लू चिप इन रियल सेंस, राइट, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, उसमें भी लगाता हूँ। तो मेरा वेल्थ क्रिएशन कहाँ होता है, तो उसको फर्क खुद को समझ में आएगा कि मैं इतना टेंशन लेने के बाद, इतना रिस्क लेने के बाद भी मेरा वेल्थ क्रिएशन बेहतर तो यहाँ होता है, तो क्यों मुझे जाना है वहां पे। ये फंडामेंटल ये समझना है कि मुझे कमाना है तो मुझे ज्यादा सेफ रहकर या कम रिस्क में मैं ज्यादा कमा सकता हूँ। उसके लिए मुझे खाली एक ही सेक्रीफाइस करना है या कॉम्प्रोमाइज करना है, मुझे मार्केट को थोड़ा समय ज्यादा देना है और मुझे सिलेक्शन में ध्यान रखना है कि मैं सही स्क्रिप्ट, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट को मैं सिलेक्ट करूं। तो मतलब आपका कहना है कि लोग इसमें कम अभी आएंगे? जो सेबी का जो उद्देश्य है, इन रूल लाने के पीछे का एक ही उद्देश्य है कि छोटे निवेशक या ट्रेडर्स जो हैं वो इससे दूर रहें। तो क्या सही में इन जो नए नियमों के मुताबिक चले, तो क्या जो ये ट्रेडर्स है वो दूर होंगे सही? थोड़े तो होंगे, कितना परसेंटेज होंगे वो समय बताएगा, इट्स ए मैटर ऑफ डेज नाउ, राइट। समय बताएगा, क्योंकि पहले तो रोड ब्लॉक हो गया ना, फाइनेंस का रोड ब्लॉक हो गया। अच्छा, दूसरा, सेबी ने अपफ्रंट मार्जिन भी बढ़ाया है, ताकि आपको पहले से ही इतना पैसा जमा करवाना नहीं, है। लेकिन पहले भी तो हम देखते हैं कई सारे ऐसे ब्रोकरेजेस हैं जो पहले से अपफ्रंट मार्जिन लेते आए हैं। हाँ, तो क्या फर्क पड़ेगा? अभी अभी जो रेगुलेशन आया है ना, उसमें अपफ्रंट मार्जिन पहले से, अभी क्या ब्रोकर क्या लेते थे, उसको लगता है कि भाई ये रिस्की है, इन्वेस्टर कल से मेरा पैसा नहीं देगा, तो वहां वो लेता था। बाकी उसको पता है कि ये यहाँ मेरा पैसा है, तो ये ब्रोकर टू ब्रोकर डिपेंड करता है। हम्म। देखो, आज हम्म। ब्रोकरों के बीच भी है ना अलग तरह की कंपटीशन चालू है। बिजनेस पाने के लिए, बिजनेस बढ़ाने के लिए, मैं नाम नहीं देता हूँ, मगर जब भी एक मीटिंग हुई थी जहाँ पे सेबी चेयरपर्सन थे और कुछ ऐसे ब्रोकर है, उन्होंने एफ एंड ओ रूल जो स्ट्रिक्ट किए जा रहे हैं, तभी तो डिस्कशन चल रहा था, तो उन्होंने खड़े होकर कहा था कि मैडम हमने तो काफी पैसा लगा दिया है ये टेक्नोलॉजी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, और आप एफ एंड ओ में इतने सब कंट्रोल डाल देंगे तो हमारा बिजनेस तो असर पाएगा, हमारे बिजनेस को असर होगी। हम्म। तो ये जो है वो इंटरेस्टेड पार्टी है। क्यों, अभी वह ऐसे 5 लोग है या 10 लोग है जिन्होंने एफ एंड ओ में अट्रैक्ट करने के लिए, इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए टेक्नोलॉजी डेवलप की है, ज्यादा टेक्नोलॉजी लगाया है, वहां पे इन्वेस्टमेंट किया है, ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है, स्टाफ बढ़ाया है। तो उनको, वो अगर वो सरवाइव करने के लिए, सेबी का काम नहीं है वो। रेगुलेटर को ये नहीं देखना है कि 5-10 बड़े ब्रोकर का बिजनेस कम होता है, उसको ये देखना है कि मैं कितने लाख या कितने करोड़ का इन्वेस्टर प्रोटेक्शन करती हूँ, कितने करोड़ इन्वेस्टर प्रोटेक्ट होते हैं अबे सेबी के नियम से, सेबी के रेगुलेशन से। वो इंपॉर्टेंट है सेबी के लिए, मार्केट के लिए, गवर्नमेंट के लिए। क्योंकि मार्केट से विश्वास टूट गया बार बार। देखो, अभी अच्छी बात यह है, एक गुड थिंग वी हैव टू रिमेम्बर कि लास्ट 10 साल में कोई मार्केट में बड़ा स्केम नहीं आया है।
अदरवाइज एवरी डिकेड सी द स्कैम, कुछ ना कुछ स्कैम तो आता ही है। फॉर्चुनेटली ये टाइम नहीं आया है। दूसरी बात, ग्लोबल फ्रंट पे इतने सारे इश्यू चल रहे हैं, रशिया यूक्रेन और करंटली इजराइल और ईरान, मिडल ईस्ट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहते हैं। यूएस इकोनॉमी में कुछ ना कुछ समस्या की वजह से अपनी पे मार्केट इम्पैक्ट होती रहती थी। अपनी मार्केट पे एफआईआई एफपीआई का कंट्रोल ही ज्यादा रहता था। आज की तारीख में वो लोग इतना हेवी सेलिंग कर रहे हैं, फिर भी अपनी मार्केट इतनी नहीं गिरती है जितनी पहले गिरती थी। अपनी तो इसका मार्केट क्या में रीजन है? मतलब अपनी मैं मार्केट, जस्ट जानना चाहूंगी हाँ हाँ, कि पहले तो मार्केट के बारे में और फिर इकोनॉमी के बारे में बात करूंगी कि मार्केट में अभी जो गिरावट आ रही है, ब्रेक ब्रेक के पास में हम देख रहे हैं कि गिरावट आ रही है। तो ये गिरावट जो है, ये एफएनओ की वजह से, नए नए नियमों की वजह से है, या फिर ग्लोबल, या फिर डोमेस्टिक जो न्यूज आ रही हैं, इलेक्शंस हैं, उनकी वजह से ये गिरावट हमें दिख रही है मार्केट में? ये सब फैक्टर अपने अपने एक्सटेंट में काम कर रहे हैं। देखो, हम्म। आज आज हम बात करें तो जो भी इंडिकेशन, इलेक्शन के इंडिकेशन मिल रहे हैं हमको, जो भी, हाँ, उसके आधार पे वो जो जितने पॉजिटिव इंडिकेशन मिल रहे हैं तो मार्केट रिकवर हो रहा है। नॉट ओनली फॉर दैट रीजन, दूसरा मार्केट में जो गिरावट आई ना, इट वॉज वेरी मच ड्यू, इट वॉज वेरी मच ड्यू, क्योंकि सब लोग बोल रहे थे कि ओवर वैल्यूएशन है, ओवर हम्म। हीटेड मार्केट है, फिर भी लोग बाय कर रहे थे कि ऐसा था कि हम रह जाएंगे। एक बहुत बहुत अच्छा मैसेज मैंने पढ़ा था कि एक वक्त ऐसा रहता था कि इन्वेस्टर को मार्केट में एंट्री लेने के लिए समझाना पड़ता था कि मार्केट में एंट्री ले बाबा, इक्विटी मार्केट इज गुड फॉर वेल्थ क्रिएशन। अभी क्या हुआ रिसेंटली कि मार्केट से एग्जिट ले भाई, नेतर फंस जाएगा, प्रॉफिट भीड़ बुक ज्यादा कर ले। अच्छी नहीं है, इसका हाँ मतलब। हाँ, क्योंकि बहुत लोग कैसा था कि मैं प्रॉफिट बुक कर लूंगा और मार्केट तो बढ़ता है, मैं प्रॉफिट हम्म। बुक का सोचता हूं मगर मार्केट तो रोज बढ़ता है, लेट इट बी एज इट इज। जब भी 86,000 हुआ सेंसेक्स, तब लोगों को क्या दिखने लगा, 1 लाख, सेंसेक्स 1 लाख। तो मुझे इसमें जल्दबाजी नहीं करनी है, रुकावट के लिए मेरे पास टाइम है, मैं बेर कर सकता हूँ। तो ये भी ध्यान रखना है कि तुम प्रॉफिट बुक जब भी तुमको लगता है, एक आदमी की बेसिक इंस्टिंक्ट भी होती है कि मुझे इतना परसेंटेज हाइक मिल रहा है, मैं 7% एफडी में खुश हूँ, मैं 7.5% पीपीएफ में खुश हूँ, या 8% सीनियर सिटीजन में खुश हूँ, तो मुझे उससे 3 गुना ज्यादा ये स्टॉक्स दे रहा है, तो मैं थोड़ा तो ले लू। क्यों मुझे इतनी ग्रीड हो रही है, ले लू, फिर उसको रख दू, लिक्विड फंड में रख दू या एफडी में रख दू, टेम्पररी पार्किंग कर दू, फिर जब ये लगे तो मैं ले। ये जो टर्नओवर करने की ये ट्रेनिंग जरूरी है, ये हम्म। समझाना जरूरी है प्रैक्टिकली। लोग ट्रेनिंग किस तरह की देते हैं कि मार्केट में आओ, ये लो, वो लो, ये करो, वो करो, मगर किस तरह करो नहीं, हम बोलते हैं ना इस तरह करो, तो उनका इंटरेस्ट है वो, जो भी इन्फ्लुएंसर है वो सब अपने अपने इंटरेस्ट की बात करते हैं। इन्वेस्टर को ये समझना है कि मेरा इंटरेस्ट क्या है। तो ये जो मैं बता रहा था कि अंदर बाहर से ज्यादा यहाँ होगा। और ये जो फैक्टर जो है आपने पूछा हम्म। कि ये हम्म। फैक्टर है ग्लोबल, ग्लोबल तो कई टाइम से चल रहा है, अनसर्टेनिटी वो चल रही। अभी क्या हुआ, जियो पोलिटिकल के बदले क्या हुआ, चाइना की तरफ लोग जाने लगे। एक हम्म। ही दिन में इतना हो गया कि चाइना ने स्टिमुलस दे दिया, तो अभी चाइना में इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। तो ये ओवरनाइट कुछ नहीं होता है, एकदम से सब चाइना चले जाएंगे और इंडिया छोड़ देंगे, ऐसा थोड़ी होने वाला है। इंडिया हम्म। इज ए फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी टुडे आल्सो सिंस लास्ट मेनी इयर्स। करीबन 5 साल से तो हम बोल ही सकते हैं कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जिस प्रकार हो रहे हैं इंडिया में, इंडिया की जो इमेज चेंज हुई है, इंडिया ब्रांड जो हुआ है, ग्लोबल फ्रंट पे इंडिया एक बिग प्लेयर है, एक गुड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, एक ट्रस्टवर्दी पॉलिसी कंसिस्टेंसी, रिफॉर्म्स कंसिस्टेंसी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, दो दे आर सम इश्यूज इन पॉलिटिकल आफ्टर लास्ट इलेक्शन, मगर हम्म। कोई पैनिक नहीं हुआ है। तो ये उससे भी, अवगत है, जो हाँ निवेशक हैं, हाँ ट्रेडर्स हैं, उससे हाँ, अवगत है। अवगत है। लेकिन अब क्या? अब इन्वेस्टर्स खुद भी है ना ज्यादा मेच्योरिटी करने लग पा ली है हम्म। वो लोग ने।
जल्दी पैनिक में नहीं आते थे। इन्वेस्टर की मैच्योरिटी भी बड़ी है, जितना मैच्योरिटी बढ़ा के रखेंगे उनके लिए उतना अच्छा है। यंगस्टर्स जो है ना, उनको ध्यान रखना है ज्यादा, और जो 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 लोग बहुत ग्रीडी बन रहे हैं उनको ध्यान रखना है कि मुझे, ये सब फैक्टर है ना, कोई भी फैक्टर इज नॉट परमानेंट। चाहे वो ग्लोबल फैक्टर, हमने सब देखा है, 2008 में भी देखा है क्राइसिस, सब क्राइसिस देख ली है। इंडियन मार्केट में तो देख ली है ना, नए प्लेयर ने नहीं देखी है। तो इतना पढ़ तो सकते हैं ना कि इतिहास क्या बोल रहा है पीछे वाला। अगर उसको नहीं पता है प्रैक्टिकली, तो वो पढ़ के भी तो जान सकता है ना। हाँ, तो ये लिटरेसी बढ़ाने की जरूरत है, फाइनेंशियल लिटरेसी में ये लिटरेसी बढ़ाने की जरूरत है, ऐसे सही बात है, एग्जाम्पल हमारा देने भी की जरूरत उद्देश्य वही है। है। आज हाँ। हमारा भी उद्देश्य वही है कि हम फाइनेंशियल लिटरेसी आगे पहुंचाए, लोगों तक पहुंचाए, ताकि हम कह सके कि वो डाइवर्ट ना हो जाए। उनका फोकस अगर निवेश है तो निवेश की तरह रहे, और उनका फोकस ट्रेडर की तरह है तो वो ट्रेडर की तरह आगे बढ़े, कंफ्यूज ना हो और सही पाथ पे चले। यही हमारा फोकस है। तो यस। आने वाले दिनों में मार्केट क्या सही में 1 लाख पहुंचेगा? आपको क्या लगता है? देखो ये है ना, एक्चुअली ये सब प्रिडिक्शन है ना, हेडलाइन के लिए है। हाँ, देखो, जब बात रही 25 था इंडेक्स, तभी बात चल रही थी 50 की, हो गया 50 का हुआ, तभी बात चल रही वापस के 75, बराबर है, 75 भी हो गया। फिर बात चली लाख की, लाख अभी तक नहीं पहुंचा है, मगर 85 तो हो गया, 85 के ऊपर भी आज जाके आया, और अभी 80 के पास आके खड़ा है। तो ये झिकझिक होनी जरूरी थी। constant hike of market is not good for the health of the market। तेजी भी है ना, तेजी भी हेल्दी होनी चाहिए, और करेक्शन भी हेल्दी होना चाहिए। अभी लेकिन लोग करेक्शन बताते, आ ही नहीं रहा है, यही तो सब बहुत बड़ी बात है कि हम आया सब ना बात कर रहे हैं, मार्केट में करेक्शन। वही है कि भाई मंदी क्यों नहीं आ रही, तो फिर मंदी आ क्यों नहीं रही है, आप बताइए हमें। मंदी मंदी नहीं इसलिए आ रही है, देखो करेक्शन तो आया, इसको हम्म। मंदी नहीं बोल सकते हैं, मगर हम्म। करेक्शन जरूर बोल सकते हैं। करेक्शन देखो, करेक्शन कितना आया, करीबन 15-16 लाख करोड़ के आसपास मार्केट कैप डाउन हो गया। माय फिगर में भी हियर एंड देयर ना, मगर आज थोड़ा रिकवरी दिखता है बिकॉज ऑफ सम इंडिकेशन, राइट। अभी जो आप बोल रहे थे कि मंदी क्यों नहीं आ रही है, मंदी के लिए कोई ऐसे सॉलिड रीजन है नहीं ना। अभी ओवरफ्लो, ओवर सप्लाई ऑफ मनी है मार्केट में, हम्म। टू मच मनी चेजिंग मिनिमम फ्यू एसेट्स। अभी गोल्ड देखो, गोल्ड क्यों इतना बढ़ गया, गोल्ड का रिटर्न देखो आप, तो निफ्टी और सेंसेक्स का रिटर्न है, उसके पास रिटर्न चला गया गोल्ड का कुछ ही लिमिटेड पीरियड में। क्यों? हम्म। क्योंकि जब भी ग्लोबल फियर होता है, ओवरऑल फियर, पैनिक आता है, तो खुद कंट्री भी गोल्ड बाय करने लगती है। चाइना ने हम्म। गोल्ड बहुत बाय किया है, हर कंट्री अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहे हैं। तो गोल्ड में देखो गोल्ड का भाव कहाँ चला गया, और गोल्ड का भाव और भी बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि ये जो टेंशन है, वॉर टेंशन, वो पूरी तरह से गया नहीं है, और ये जाने जल्दी जाने वाला है ऐसा भी नहीं है। तो जो सेफ हेवन माना जाता है, वहां भी लोग एसेट एलोकेशन करेंगे ही, यह हम्म। करना भी चाहिए। कंट्री खुद कर रही है, तो निवेशक ने भी करना चाहिए कि मेरा मेरा थोड़ा पैसा गोल्ड में रह सकता है, चाहे मैं फिजिकल गोल्ड नहीं लूं तो मैं गोल्ड ईटीएफ लूं। आई शुड अलोकेट माई फंड इन डिफरेंट एसेट्स। लोग देखो, हम्म। क्रिप्टो करेंसी को लोग माने या ना माने, मगर बिटकॉइन चलता है कि नहीं चलता है? हाँ? अपने इंडिया में इतना कंट्रोल डाल दिया, तो इंडियन इन्वेस्टर बाहर से लेते हैं, लेते तो है। कॉलेज के स्टूडेंट भी बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहां पार्शियल भी ले सकते हो आप, फ्रैक्शन दे सकते हो, तो चालू है। तो यहाँ पे इक्विटी में भी वही चीज है कि आप एक शेयर भी ले सकते हो बिकॉज ऑफ डीमेट। मार्केट लोड हम्म। कहाँ है? थोड़ी थोड़ी कॉमन सेंस लगाने से लोग खुद की एसआईपी भी बना सकते हैं। 10,000 म्यूचुअल फंड को देख के भी एसआईपी कर सकते हैं। 10,000 में आप अलग अलग 5 स्टॉक हर महीने तय करो, 5 स्टॉक, एक स्टॉक के लिए 2,000, बराबर है। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, कोई टिप्स की बात नहीं है, कि जो भी सेंसेक्स में 30 है, निफ्टी में 50 है, आप बाहर ही मत जाओ ना, ब्रांड में ही जाओ। इनके घोड़े, जो घोड़े दौड़ते हैं तब गधे भी दौड़ते हैं। लेकिन आपने बहुत नजदीक से मार्केट को देखा है, जाना है, समझा है, आपको बहुत सारे फीडबैक भी मिलते होंगे।
तो अभी इन्वेस्टर या ट्रेडर्स का सेंटिमेंट क्या है, क्या सोच रहे हैं वो? इन्वेस्टर और ट्रेडर्स दोनों अपनी अपनी जगह सोच रहे हैं। मेरा मानना ऐसा है कि वो लोग लॉन्ग टर्म में बुलिश मार्केट देख रहे हैं। बराबर है। ये जो अभी जो करेक्शन आया है वो टेम्पररी फेज है, एंड देर आर वैलिड रीजन फॉर इट। एक तो वैलिड रीजन ओवर वैल्यूएशन था, उसको हम्म। जरूरी था करेक्शन। प्रॉफिट लेना ही है, किसी ना किसी को तो प्रॉफिट लेना है। जो स्मार्ट इन्वेस्टर है उसने प्रॉफिट ले भी लिया होगा। अभी देखो एफआईआई ने इतना डंपिंग किया है माल, तो क्या किया उसने? एज ए स्मार्ट इन्वेस्टर उसने प्रॉफिट लिया। हम्म। हम्म। वो मार्केट से भाग थोड़ी गए, एग्जिट थोड़ी ले लिया है, उन्होंने प्रॉफिट बुक किया है। वो कब से जमा कर रहे थे? तो यही लाइन पे अगर छोटा निवेशक, कॉमन इन्वेस्टर भी सोचता है कि इतना बड़ा एफपीआई पोर्टफोलियो इन्वेस्टर और एफआईआई और या एचएनआई, ये लोग अगर इनके पास अच्छी कैपिटल है, बड़ी कैपिटल है, और ये लोग भी प्रॉफिट बुक करते हैं समय समय पे, तो मैं क्यों नहीं करता हूँ? थोड़ा तो करूं मैं, थोड़ा रखूं मैं। और मुझे अगर लॉन्ग टर्म भी रखना है तो मैं बैठा रहूं। वाई आई शुड बी वोलेटाइल, लेट मार्केट बी वोलेटाइल। और दूसरी एक बात, अभी अभी लोग ऐसा भी बोलते हैं कि हम हम्म। जब मॉल में या शॉपिंग मॉल में कब जाते हैं? जब ये सेल लगता है। तो हमारी मेंटालिटी क्या है कि सेल में सस्ता माल मिलेगा, मगर सही में ऐसा होता नहीं है। हर माल वहां पे सस्ता नहीं हुए, 90 अप टू 90% डिस्काउंट, यानी अप टू, सब में 90% डिस्काउंट नहीं है, कुछ में ही 90% डिस्काउंट रहेगा, तो वो क्वालिटी भी ऐसे रहेगी। तो लोग ऐसे भी लोग मना रहे हैं इन्वेस्टर को कि अभी सेल लगा है मार्केट में, इतना टूटा है ना मार्केट, तो टाइम टू बाय। मगर मैं हम्म। थोड़ा डिफर होके ये बोलता हूँ कि तुम मार्केट में मत देखो, सिर्फ तुम स्टॉक्स को देखो। कौन सा स्टॉक्स कितना गिरा है, कहां से गिरा है, कौन से लेवल से गिरा है, वो देखने के लिए आपको स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट या कोई भी वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हो कि भाई 52 वीक हाई लो क्या है, डे का, वीक वीक का हाई लो क्या है। ऐसे अलग अलग पीरियड में आप देख सकते हो ये ऊपर में कितना गया था साल में, और वीक में या 15 दिन में या 6 महीने में, और नीचे में कितना गया है और क्या वजह से गया है। स्टॉक्स को देखो आप। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि घोड़े दौड़ रहे हैं तो उसके साथ गधे दौड़ने वाले हैं। तो स्मॉल कैप और मिड कैप में काफी गधे हैं, मगर उसको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये गधे हैं, ये घोड़े हैं। तो आप सब सब के ऊपर दौड़ेंगे तो वो अच्छा, रेशनल मुझे ये बात नहीं। बताइए, क्योंकि हम आए दिन खबरें पढ़ते हैं कि भाई हाँ, किसी ने एफएनओ में इतना नुकसान किया और उन्होंने अपनी जान गंवाई। बड़े सीनियर सिटीजन हैं, उन्होंने अपनी रिटायरमेंट की आधी से ज्यादा इनकम मार्केट में लगा दी और उनका पोर्टफोलियो तो आधे से नीचे गिरा हुआ दिख रहा है। ऐसे में निवेशक अपना कॉन्फिडेंस गंवा देते हैं। निवेशक से ज्यादा ट्रेडर्स अपना कॉन्फिडेंस गंवा देते हैं और अपने मेहनत की पूंजी हो या फिर कई कई ऐसे ट्रेडर्स या इन्वेस्टर हमने देखे हैं जो उधार पैसा लेके, लोन पे पैसा लेके फिर इन्वेस्ट करते हैं, और फिर बहुत बड़ा नुकसान उनको जब होता है तब उनकी हालत बहुत खराब हो जाती है। ऐसे निवेशक या ट्रेडर्स को आप क्या कहेंगे? तो आप, जो आदमी पागल हो गया है उसको आप कुछ नहीं कह सकते हो, क्योंकि वो मानेगा ही नहीं आपकी बात ना। जो मैड है यहाँ पे, पागलपन या मैडनेस वो क्या है? दैट इज द कन्वर्जन ऑफ ग्रीडीनेस। उन्होंने इतने पैसे बचाए या कमाए, ना, और संभाल के रखे। उनको खुद को ही पूछना चाहिए, मैं किस लिए मैंने इतने पैसे बचाए हैं? ये प्रोविडेंट फंड या पेंशन फंड मेरे पास आया है तो वो किस लिए आया है? अभी इतनी बारीक सोच, इतनी कॉमन सेंस भी अगर वो सेवर्स या इन्वेस्टर नहीं रखता है तो उसको कोई बचा नहीं सकता है। फिर ही और शी शुड नॉट ब्लेम सेबी, शुड नॉट ब्लेम मार्केट, शुड नॉट ब्लेम ब्रोकर और गवर्नमेंट। दे हैव नो राइट टू ब्लेम एनीबडी, क्योंकि वो खुद गलती करते हैं। तो इनको कोई नहीं बचा सकता है। अगर कोई आदमी बीमार है और वो ट्रीटमेंट के लिए रेडी ही नहीं है, दवा खाने के लिए रेडी ही नहीं है, तो उसको किस तरह हम उसकी तबीयत को अच्छी कर सकते हैं?
तो सही चैनल से आगे बढ़े, सही चैनल से ट्रेडिंग करे या निवेश करे, इसके लिए आप किस तरह से गाइडेंस दे पाएंगे? उनको क्या करना चाहिए उनको? तो देखो, उनको मार्केट को देखना चाहिए, और स्टॉक्स को स्टडी करना चाहिए। मार्केट को देखना इस तरह है कि उसका बेसिक नेचर ही वॉलेटिलिटी है, ज्यादा या कम। अर्थात अगर मार्केट स्टैंड स्टिल ही रहे तो मार्केट का कोई अट्रैक्शन रहता नहीं है। मगर मार्केट अपना बिहेव करेगा, मुझे एज एन इन्वेस्टर मुझे अपना बिहेव करना है। जो बिहेवियरल पैटर्न है ना, वो मार्केट की मेरे से अलग ही रहेगी। मैं मार्केट को कभी भी समझ नहीं पाऊंगा, उसके हिसाब से मैं कभी नहीं चल पाऊंगा। इसलिए तो बड़े बड़े लोग भी बोलते हैं कि मार्केट की टॉप और मार्केट की बॉटम नो बडी नोस, नो बडी कैन डेयर टू प्रिडिक्ट। बराबर है, अंदाज लगाओ वो बात अलग है। हमको अंदाज आ सकता है कि अभी ये मार्केट मीन्स कॉमन सेंस है कि कोई भी चीज का दाम हद से ज्यादा बढ़े तो किसी को भी डाउट आता है उसमें। उसको शिक्षित होना जरूरी नहीं है, एकदम इलिटरेट आदमी को भी पता चलता है कि ये भाव ज्यादा है। एक बनाना की कीमत अगर 5 रुपया है, अच्छा बनाना है, अच्छा क्वालिटी वाला, तो कोई उससे 50 मांगेगा तो वो इलिटरेट है तो भी उसको लगेगा नहीं है 50 तो मैं नहीं दे सकता हूँ, ये बात ही गलत है। इतनी कॉमन सेंस नहीं लगाएंगे। दूसरा, उनको कुछ लोग, ये मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ, कुछ लोग टीवी देख के डिसीजन लेते हैं, कुछ लोग पेपर पढ़ के डिसीजन लेते हैं, कुछ लोग आजू बाजू वाले की बात सुन के डिसीजन लेते हैं, कुछ लोग एकदम एट रैंडम डिसीजन लेते हैं। किसने भी बताया वो मान लेते हैं, वो कमाया इसलिए मैं भी कमा लूंगा, वो मान लेते हैं। ये ट्रेंड है ना, ये साइकोलॉजी में अभी तक ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। और पर्टिकुलरली ये साइकोलॉजी जब तब बिगड़ती है जब भी तेजी चलती है। तेजी में लोगों का दिमाग है ना एक अलग ही सोच में चला जाता है। वो क्या है, वो क्या बोलते हैं उसको, मिथ डेवलप होते हैं और हिप्नोटिज्म डेवलप होता है। हिप्नोटिज्म, मास हिप्नोटिज्म डेवलप होता है। तभी उसको सोचना है कि मैं अपने आप सोचूं, मैं सबकी सुनूं, मैं टीवी भी देखूं, मैं पेपर भी पढूं, मैं स्टडी भी करूं, मैं रिसर्च रिपोर्ट भी पढूं, मगर मुझे मार्केट को ऑब्जर्व करना है और देखना है मुझे स्टॉक्स को जो मेरे पास है और जो मेरे पास मैं लेना चाहता हूँ। मुझे इतना बेसिक तो करना ही होगा। या समझो ये कुछ नहीं करना है, ये कुछ भी नहीं करना है, मेरे पास वक्त भी नहीं है, मेरे पास इतना अंडरस्टैंडिंग पावर भी नहीं है, देन आई शुड फाइंड आउट राइट ऑनेस्ट एडवाइजर। जैसे हम बीमार होते हैं तो हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं जो हमारा फैमिली डॉक्टर होता है। अगर फैमिली डॉक्टर अप टू सम एक्सटेंट हमारा इलाज कर सकता है, फिर वो क्या बोलता है, नहीं भाई आपको अभी कंसल्टेंट की जरूरत है, आपको अभी स्पेशलिस्ट की जरूरत है, आपको ये अस्पताल में जाके ये रिपोर्ट निकालने की जरूरत है क्योंकि मेरी सीमा यहाँ आ गई। अभी आपको ज्यादा टेस्ट करना होगा, चाहे वो एक्सरे कराओ, एमआरआई कराओ, सीटी स्कैन कराओ, कुछ भी, मगर आपको टेस्ट करवाना होगा, आपको एक्सपर्ट के पास जाना होगा। तो यहाँ इन्वेस्टर को भी सोचना है कि जब मैं लाखों का इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो कुछ हजारों में मुझे राइट एडवाइस मिले, ऐसा कोई शख्स मिलता है तो मुझे वहां जाना चाहिए। मुझे वहां नहीं जाना चाहिए कि वो बोलेगा मैं तुझे 6 महीने में डबल करके दूंगा, ट्रिपल करके दूंगा, कितना इन्वेस्टमेंट कर दो हमारे थ्रू। ऐसे बहुत पीएमएस चलते हैं, इलीगल पीएमएस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस। ऐसे बहुत ब्रोकर, अनरजिस्टर्ड ब्रोकर चलते हैं। ऐसे बहुत इंटरमीडियरी आज भी चालू है, ये सेबी को पता है, मगर सेबी कांट हेल्प इट। क्योंकि तुम अनरजिस्टर्ड हो, क्या करें, माल कहां से लेना, ब्रोकर्स के पास से लेना या वैलिड दुकान से लेना, लाइसेंस प्रोडक्ट लेना, नॉन लाइसेंस प्रोडक्ट लेना, ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए इतनी कॉमन सेंस भी लगाने को अगर इन्वेस्टर नहीं तैयार है, उसको तैयार होना पड़ेगा। और अभी अभी कुछ स्टडी मैंने ऐसा भी पढ़ा था, उसमें लिखा था कि लेट इन्वेस्टर लर्न फ्रॉम हिज ओन एक्सपीरियंस, लेट देम मेक द लॉस, व्हाई आर यू प्रोटेक्टिंग देम, सेबी शुड नॉट प्रोटेक्ट देम, ऐसा उसने लिखा था। और नोबडी, नॉट ओनली सेबी, नो रेगुलेटर शुड ट्राई टू प्रोटेक्ट देम बिकॉज दे विल लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस। और जब आदमी अपने अनुभव से सीखता है ना, तो वो सीख जो है वो सबक लास्ट तक रहता है या लंबे समय तक रहता है।
सही बात है। मार्केट में हम कहने जाए, अनुभव एक बहुत हाँ बड़ी चीज है, हाँ। लेकिन ऐसा है कि खुद का नुकसान करके वो अनुभव लेने से अच्छा है कि एक बार स्टडी करिए, रिसर्च तो करिए, दूसरों के अनुभव भी जानिए और फिर निवेश करिए, ताकि आपकी मेहनत की कमाई ऐसे ही जाया ना जाए और आप अपना एक पैसा वेल्थ क्रिएट कर सके। क्योंकि वेल्थ डिस्ट्रैक्शन के आंकड़े तो हमने देख लिए हैं, लेकिन वेल्थ क्रिएशन का टाइम है जो आगे आने वाले दिनों में भी हमें देखने को मिलेगा, अगर आप सिस्टमैटिक और डिसिप्लिन होके निवेश करते हैं। राइट। जय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, समय निकाला और आपने जो आपके अनुभव, आपका नॉलेज आपने शेयर किया, वो बहुत जरूरी है। कारण कि आज हम देख रहे हैं जितना भी नॉलेज प्लेटफॉर्म पे है, उसमें से सही नॉलेज चुनना बहुत डिफिकल्ट हो गया है, सही नॉलेज को गेन करना भी बहुत डिफिकल्ट हो गया है। लेकिन आपने जो अनुभव शेयर किए, आपने जो रिसर्च शेयर की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू निशा जी। थैंक यू फाइन। सो मच।